नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 41 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 243C जो है इसमें किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243C जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको पंचायतों की संरचना किससे, पंचायतों की संरचना से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। एक में कहता है अभी इनकी कुल संख्या, अब जो है इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूल जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसकी संख्या 6 थी। तो ये बिल्कुल सही है। कहता है कि केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए ये निर्वाचित किए जाते हैं। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो यहाँ आपको राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, तो यहाँ आपको 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो दोनों भाग लेते हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे कहता है किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा जो था इसे अवैध घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम जो है इसके अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए आगे है। कहता है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। सार्वजनिक धन जो होता है इसका संरक्षक कौन होता है, तो इसके संरक्षक CAG होता है। कौन, CAG होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की राज्य सेवा क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है इसके सदस्यों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसके सदस्यों को किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, तो ये आपको बी नंबर से आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये आपको समाचार पत्र जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। सी नंबर से आंसर होगा समाचार पत्र। आगे कहता है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर जो है इसकी खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 1946 में। कब, 1946 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चरित्रहीन क्या है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चरित्रहीन पुस्तक जो है इसके लेखक आपको शरत चंद्र, कौन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपको कर्पूरी ठाकुर, कौन, कर्पूरी ठाकुर प्रचलित है जननायक के उपनाम से। सी नंबर से आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। आगे कहता बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। बिरजू महाराज जो थे इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कथक से। किससे, कथक से। बी नंबर से आंसर होगा कथक। चलिए आगे है। तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपको वियना है। कहाँ, वियना में है। सी नंबर से आंसर होगा वियना। आगे कहता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसकी स्थापना की गई थी आपको 1940 में। कब, 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर से ए नंबर से आंसर होगा 1940 में। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन से शासक हैं जिसे शिलादित्य कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको हर्षवर्धन को। किसे, हर्षवर्धन को। डी नंबर से आंसर होगा हर्षवर्धन। आगे कहता किस वंश के शासन काल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था आपको पांड्य काल, क्या है, पांड्य वंश के शासन काल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो ये शासक हो जाएगा आपको तुगलक वंश। कौन? तुगलक वंश जो है सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था। डी नंबर सेंस होगा तुगलक वंश। आगे कहता है खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1518 ईस्वी में हुआ था। कब? 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस शासक के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? कहता हुआ कौन से शासक थे जिसके शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था आपको शाहजहां के शासनकाल में। डी नंबर सेंस होगा शाहजहां के शासनकाल में। चलिए आगे है। आगे कहता है डेक्कन। क्या है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन जो है सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो किया था आपको बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बी नंबर सेंस होगा बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? कहता निम्नलिखित में से वह कौन से नेता थे जो स्वदेशी के समर्थक थे? तो ये थे आपको अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष। बी नंबर सेंस होगा अरविंद घोष। चलिए आगे है। आगे कहता अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति जो था इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पी मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? पी मित्रा के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पी मित्रा। आगे है फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? कहता फ्रेंच क्रांति जो था हो रहा था उसके दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उच्च वर्ग। कौन? उच्च वर्ग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। ये निम्नलिखित घटना जो दिया गया था इसे क्रम के अनुसार सजाना है। तो ये देखते हैं। इसका सही सबसे पहले हो जाएगा आपको तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध हो जाएगा। उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रथम अफगान युद्ध। उसके बाद प्रथम सिख युद्ध। तो यहाँ आपको पहले 4-3-2-1 4-3-2-1 यहाँ 1 नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। थोड़ा सा साइड में काम चल रहा है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत आवाज़ हो सकता है कि आ रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कहता है एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल एक ही स्थान से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? कहता निम्नलिखित में से वह कौन 4 उत्पादक के कारक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। कहता है घटिया वस्तु जो है इसके लिए मांग गिरती है। जब मांग गिरती है तो इसका जो है आय बढ़ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होगा। कहता राजस्व घाटे जो है इसकी अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होगा? तो ये जो होता है सदैव अधिक होता है। क्या होता है? सदैव अधिक होता है। ए नंबर से आंसर अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में क्या है? भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? कहता भारत में गरीबी निर्धारण के लिए सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 2012 में। कब? 2012 में। बी नंबर सेंस होगा 2012। आगे है निम्नलिखित में से 1 मिनट दोस्तों। हाँ ये 2012 सही है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस जो है इसकी संकल्पना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जोसेफ फोरियर ने। किसने? जोसेफ फोरियर ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा। जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आपको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुगली ये सुमेलित नहीं है। बाकी आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए भी सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सही नहीं है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता है यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यूमथांग घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा सिक्किम में। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध या स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये इन दोनों को जो अलग करता है ये अलग करता है आपको बॉस। कौन? बॉस जलडमरू मध।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए संयत तापमान तथा संयत वर्षा दोनों आवश्यक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता जो हुआ है यह कब हुआ है? तो ये हुआ है आपको 1960 में। कब? 1960 में। सी नंबर से आंसर होगा 1960 में। आगे कहता दस्त ए लूट क्या है? दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो दस्त ए लूट रेगिस्तान जो है इसका संबंध ईरान से। कहाँ से? ईरान से है। बी नंबर से आंसर होगा ईरान। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्यूरोसियो। क्या है? क्यूरोसियो जो है ये ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों आपको ठंडी जलधारा का उदाहरण है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं है। चलिए आगे कहता काली मिट्टी क्या? काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होती है? काली मिट्टी जो है इसका निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होती है? तो ये जो होता है आपको बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सी नंबर से आंसर होगा बेसाल्ट। आगे जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन होना जो है पाचन अभिक्रिया है, पाचन प्रक्रिया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है ये आपको लाल रक्त कणिका। कौन? लाल रक्त कणिका निभाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय बीमारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रैक्स ये भी है, उसके बाद ब्लैक क्वार्टर ये भी है, और काउपॉक्स ये चारों है। 1 2 3 4 ये चारों के चारों हो जाएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 1 2 3 चारों। चलिए आगे है कहता ट्राइग्लिस क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो यह जो है आपको बसा है। क्या है? एक प्रकार का बसा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से जो जैविक कचरा निकलता है इसके निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपको भस्मीकरण है। क्या है? भस्मीकरण है। सी नंबर से आंसर होगा भस्मीकरण। आगे है इंसुलिन हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टाइड। क्या है? पेप्टाइड। चलिए आगे है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने जो लगता है इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि लैक्टिक अम्ल का संचय होना। डी नंबर से होगा लैक्टिक अम्ल का संचय होने के कारण जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शार्क, कच्छप और उद्भिलाव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? निम्नलिखित में से वह कौन है जो धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो आपको बीटा कण। कौन? बीटा कण। सी नंबर होगा बीटा कण। आगे कहता है लिटमस विलयन क्या? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? तो इस कंडीशन में इसका रंग बैगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। आगे निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि का उदाहरण जो है ये आपको ऊर्जा अदिश राशि का उदाहरण है। बाकी वेग, संवेग और बल ये तीनों सदिश राशि का उदाहरण है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा अदिश राशि का उदाहरण ऊर्जा है। चलिए आगे है आगे कहता है किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? कोई भी वस्तु जो है उसका जड़त्व मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा द्रव्यमान का। तो चलिए जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ था 50 का 50 ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब हम लोग हर दिन की भांति आज भी स्मरणीय तथ्य देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आइए देखते हैं। कहता है कि सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी है। क्या? धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है। तो ये दक्कन का पठार आपको महाराष्ट्र में स्थित है और धारवाड़ का पठार जो है यह आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में धारवाड़ का पठार स्थित है।
कहता है बाबू बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, तो यह भी कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये आपको नीलगिरी पहाड़ी है। क्या? नीलगिरी की पहाड़ी है। आगे कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अनेमुदी है। क्या? अनेमुदी है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 1 से 2 बार करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के पूर्वी समुद्री तट पर उसका विभाजन। आइए, कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक इसका विस्तार है। आगे कहता है गोलकुंडा। क्या है? गोलकुंडा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक। और उत्तरी क्या है? उत्तरी सरकार तट जो है ये आपको गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो है उसे देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे कहता है भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। तो कोंकण तट जो है ये गुजरात से गोवा तक है, कैनेडा गोवा से बेंगलुरु तक, और मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है तथा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। भारत के पश्चिमी तट जो है इस पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो उसे हम लोग देखते हैं तथा कांडला है। कांडला आपको गुजरात में स्थित है। मारमा गोवा आपको गोवा में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नन्हा सोवा बंदरगाह जो आपको महाराष्ट्र में स्थित है। मंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कोची केरल में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कहता पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक हुआ करती है। और पंबन द्वीप स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, और आप इसे जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए आप इसे रिवीजन जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।